ठीक है बेटा। ये देखो ठोसों पर जो है गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हो सकते हैं, है ना? तो जो ठोस होंगे उन पर जो गैस चिपकने वाली है या उसके सतह पर आने वाली है, उन पे कौन-कौन से कारक हो सकते हैं जो प्रभावित करेंगे? तो पहला जो कारक हम मानेंगे, इसको सिंपल है, अधिशोषक की जो प्रकृति होगी, किसकी प्रकृति? अधिशोषक की जो प्रकृति होगी, वो प्रभावित करेगी। किस प्रकार से प्रभावित करेगी? वो अभी पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है ना? उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्रभाजित अवस्था, ये 3 चीजें हैं जो उसको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो पहले ये देख लीजिए, जो ठोस यहाँ पर एक लाइन है, देख लीजिए, अधिशोषक का पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उसकी सतह पर उतना अधिक अधिशोषण होगा। ठीक है ना? यानी कि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा, उससे क्या होगा? उतना अधिक क्या होगा उसमें? अधिशोषण होगा। एक कंडीशन तो हमारे पास ये है, ठीक है ना? कि क्षेत्रफल के यदि हिसाब देखा जाए तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उतना अधिक क्या होगा? अधिशोषण हो जाएगा। ठीक है? इससे पहले एक कंडीशन और है, अधिशोषक की प्रकृति कैसे होनी चाहिए? तो प्रकृति के लिए देखें तो जो ठोस अधिशोषक है को सतह पर एक अविष्ट बल क्षेत्र जो है, अविष्ट बल क्षेत्र का होना जो है आवश्यक होता है। यह क्षेत्र जितना अधिक होगा, अधिशोषण की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है ना? यानी कि अदिष्ट बल क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, जो सॉरी अवशिष्ट जो हमारे पास बल क्षेत्र होंगे, जैसे अलग-अलग प्रकार के बल होंगे, तो इसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो हमारे पास अधिशोषक है, उसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए? उसके पास क्या होने चाहिए? अवशिष्ट बल क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है? अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद है प्रभाजित प्रवस्था, और प्रभाजित प्रवस्था क्या हो सकती है? देखो, ये कहता है कि एक अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि उसकी प्रभाजित अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ सब्लिमेशन में वृद्धि करके की जा सकती है। यानी कि यदि हमने उसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या किया? वृद्धि की, और कौन सी किस प्रकार की वृद्धि की? स्टेट ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि जो प्रभाजित अवस्था में वृद्धि करके की जा सकती है। यानी कि उसमें क्या करना है? जो उसका प्रभाजित अवस्था है, उसमें हमने वृद्धि करनी, और उसके आधार पर क्या होगा? उसका अधिशोषण भी बढ़ेगा। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि आकार में बड़े कण की तुलना में उतने ही द्रव्यमान के सूक्ष्म वितरित कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। ठीक है ना? यहाँ कहता है कि यहाँ ये देखो, ये कह रहा है यह है कि कोलाइडी अवस्था में स्थित एक पदार्थ के रूप में स्थित पदार्थ की तुलना अधिक अच्छा अधिशोषक सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना? यानी कि इसमें ये कहता है कि जितने बड़े कण होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर यदि हम देखें बेटा, इसकी इस लाइन को देखो तो यहाँ से ये वाला, ये कहता है कि कोलाइडी अवस्था में स्थित एक पदार्थ निस्यंद के रूप में, निस्यंद जानते हैं आप लोग, 3 प्रकार के हैं, एक कोलाइड हो गया, एक निस्यंद के रूप में हो गया, सस्पेंशन के रूप में स्थित पदार्थ की तुलना में अच्छा अधिशोषक हो सकता है। यदि हम निस्यंद के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? अच्छा, यानी कोलाइड की तुलना में क्या होगा? जो निस्यंद होगा वो अच्छा क्या होगा? अधिशोषक होगा। ये निस्यंद वाला क्या होगा? अच्छा अधिशोषक होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आ जाएगा, ये कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना? जैसे देखो, सूक्ष्म वितरित धातुएं कौन-कौन सी, जैसे निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना? आदि जो है प्रभावशाली उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करती हैं। ये सारी इस टाइप से व्यवहार करती हैं। चलो, ये 3 अभी हमें ये ध्यान रखिएगा, 3 ये 3 कारक पर निर्भर करेगी। अधिशोषक की प्रकृति हो गई, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और प्रभाजित प्रवस्था। ठीक है ना? दूसरा यदि हम देखें, दूसरा है, यदि इसमें देखेंगे तो पहला ये देख लीजिए, अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति। और जो अधिशोषक पदार्थ है, सॉरी अधिशोषित पदार्थ है, उसकी प्रकृति किस प्रकार से निर्भर करेगी, है ना?
पहले तो ये था अधिशोषक वाला, अब है अधिशोषित, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं, है ना। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ये कहता है कि उच्च क्रांतिक ताप, जो क्या होगा, उच्च क्रांतिक ताप युक्त गैसों में कम क्रांतिक ताप युक्त गैसों की तुलना में अधिशोषित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये बात समझ में आई। जो उच्च क्रांतिक ताप होगा जिनका, जो गैसें हैं में, गैसों में कम क्रांतिक ताप युक्त गैसों की तुलना में अधिशोषित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी कि इस लाइन को हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि जिनका उच्च क्रांतिक ताप है, माना कोई गैस है हमारे पास और उन गैसों का उच्च क्रांतिक ताप है, ठीक है ना, में जो कम क्रांतिक ताप वाली गैसें हैं, जो कम क्रांतिक ताप वाली गैसें हैं की तुलना में अधिक अधिशोषित होने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो उच्च, ये ज्यादा कौन हो रहा है, जो हमारे पास उच्च क्रांतिक ताप वाले हैं, जो उच्च क्रांतिक ताप वाले गैसें हैं, सॉरी, उच्च क्रांतिक ताप युक्त गैस, ठीक है ना, ये क्या होती हैं, जिनका उच्च, ये अधिक अधिशोषित होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है बेटा, ये अधिक अधिशोषित होती है। और जिनका क्रांतिक ताप क्या होगा, कम होगा, वो क्या होंगे, कम अधिशोषित होंगे। समझ में आ गया। यानी कि जिनका क्रांतिक ताप क्या होगा, उच्च होगा, वो क्या होंगे, अधिक अधिशोषित होंगे, और जिनका क्रांतिक ताप कम होगा, वो क्या होंगे, कम अधिशोषित होंगे। एक लाइन तो यह याद रखना है ना। यहाँ क्रांतिक ताप है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्रांतिक ताप अधिक होने पर एक गैस आसानी से वान डर वाल बलों के द्वारा अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। यदि क्रांतिक ताप क्या हुआ, अधिक हुआ, कौन सा वाला, जो क्रांतिक ताप है, यदि क्या हुआ, क्रांतिक ताप अधिक होने पर जो गैसें हैं वो आसानी से वान डर वाल बल द्वारा अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ये अधिशोषक है, कोई वस्तु हमारे पास है, और इसकी सतह पर किसके द्वारा, वान डर वाल बल। ये वान डर वाल बल क्या होता है बेटा, ये दुर्बल बल होता है, जो वान डर वाल बल द्वारा क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कंडीशंस है, क्रांतिक ताप क्या होगा, अधिक होगा, गैसों में क्या होगा, जो गैसें हैं वो आसानी से वान डर वाल बलों के द्वारा क्या होंगे, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। यानी कि क्रांतिक ताप अधिक होने पर अधिक अधिशोषित होगा कौन, गैस है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा पॉइंट था इसका। तीसरा है दाब, ठीक है ना। दाब किस प्रकार से प्रभाव करेगा, ठीक है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय, ये जो मान लीजिए कोई ठोस अवस्था है और उस पर गैस किस प्रकार से क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस है। यदि उच्च क्रांतिक ताप हुआ तो गैसें क्या होंगी, अधिक अधिशोषित हो जाएंगी, ठीक है ना। और कम हुआ तो कम अधिशोषित हो जाएंगे। उसके बाद दाब का प्रभाव यदि देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे हम दाब वृद्धि करते हैं, मानक एक सामान्य रूप से यदि देखा गया है कि जैसे दाब में वृद्धि करने पर क्या होगा, एक गैस की ठोस की सतह पर अधिशोषण में वृद्धि होगी। जैसे हम इस पर दबाव डालेंगे, देखो मान लीजिए हमने क्या किया, ये कोई गैस भरी हुई थी इसमें, और यहाँ पर हमने क्या किया, कोई पदार्थ लिया, है ना, और जैसे हमने इस पे गैस दबाव डाला, दबाव उत्पन्न किया, तो उसमें क्या होगा, जो गैस के कण है वो सतह में क्या हो जाएंगे, इनकी सतह पर ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे, इनकी सतह पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से क्या माना जाता है, दाब वृद्धि करने पर एक गैस के ठोस की सतह पर अधिशोषण में वृद्धि होगी, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, सिंपल कंडीशन आएगी, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, दाब बढ़ाने
पर जब हम दाब बढ़ाएंगे उस दशा में क्या होगा, गैसों का अधिशोषण भी बढ़ेगा, गैसों का अधिशोषण भी बढ़ेगा, अधिशोषण बढ़ेगा। ये याद रखना आपको, यदि हमने दाब बढ़ाया तो गैसों का अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा इसके पृष्ठ पर, ठीक है ना, इसकी सतह, ठीक है ना। और ये देखो बेटा, इसमें कम ताप पर दाब में वृद्धि करने पर गैसों का अधिशोषण प्रारंभ में तेजी से बढ़ता है, लेकिन उच्च दाबों पर ये सीमांत देखो, ये देखो सीमांत मान, एक सीमांत मान प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। सीमांत मान का मतलब एक लास्ट, जैसे मान लो प्रारंभ में हमने उच्च दाब बढ़ाया, ठीक है ना, लेकिन ताप कम था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो सीमांत मान प्राप्त कर लेगा, उसके बाद ये इस पे क्या नहीं होगा, अधिशोषित नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि एक पहले से तेजी, प्रारंभ तेजी से, जैसे मैंने बताया था आपको, मान लीजिए कोई रिएक्शंस है, रिएक्शन से समझते हैं कि पहले कंडीशन क्या होगी, ये 100 ग्राम था, यहाँ 0 था, है ना, फिर क्या हुआ, यहाँ से फटाफट इधर की तरफ चलेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसमें क्या होगा, पूरे के पूरे यानी कि सारे चारों तरफ क्या होंगे, गैस के कण चिपक चुके होंगे, और उसके बाद यदि हम और दबाव डालेंगे तो वो गैस के कण इसकी सतह पर नहीं आ पाएंगे, जगह ही नहीं मिल पाएगी उनको, ठीक है ना। इसलिए उसको बोलते हैं सीमांत मान, ठीक है ना, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये कहता है कि अधिशोषण पर दाब का प्रभाव प्राय एक अधिशोषित समतापी द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो अधिशोषण है उस पर दाब का प्रभाव एक लिमिट तक हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है, यानी कि हमें कहेंगे दाब बढ़ाते रहेंगे तो अधिशोषण ज्यादा होता रहेगा, उसके बाद एक सीमांत मान आ जाएगा और उसके बाद दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रारंभ में क्या होगा, ये तेजी से होगा, ठीक हो गया बेटा। ये तो है दाब के है ना, दाब का प्रभाव। उसके बाद है ताप का प्रभाव। देखो ताप का प्रभाव किस प्रकार से होगा, यदि हम ताप का प्रभाव देखेंगे, ये कहता है कि यदि गैस के अणु अधिशोषक की सतह से वांडर वाल बलों द्वारा आबद्ध होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, इससे जुड़े हुए हैं। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई गैस अणु है, अधिशोषक है, ये मान लीजिए अधिशोषक है ना, अधिशोषक, अधिशोषक की सतह पर मान लीजिए गैस के अणु, ये हमारे पास अधिशोषक है, ये अधिशोषक है, और गैस के कण कण क्या होंगे बेटा, इन गैस के कणों को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, इन गैस के कणों को क्या बोलेंगे, जो गैस के कण है, अधिशोष्य, ठीक है ना, इनको बोलेंगे अधिशोष्य। ये इसलिए कह रहा हूँ बार बार ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना, अधिशोष्य, ठीक है ना। ये अधिशोषक है और ये अधिशोष्य है। तो ये कहते हैं देखो गैस के अणु अधिशोषक की सतह से वांडर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, है ना, किसके, कौन सा बल के द्वारा, वांडर वाल बल द्वारा, है ना। और ताप वृद्धि करने पर अधिशोषण कम हो जाता है, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, इसमें हमने इसमें ताप बढ़ाया, इससे क्या होगा, ये जो चिपके हुए इनमें एनर्जी आ जाएगी, और ये इससे चिपकेंगे नहीं बल्कि इससे दूर निकल जाएंगे, है ना, इससे क्या होंगे, दूर निकल जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, ये कहता है कि ताप वृद्धि में यदि हमने ताप बढ़ाया है, ताप वृद्धि से क्या होगा, जो ताप वृद्धि होगा, ताप वृद्धि से क्या होना है, ताप वृद्धि से अधिशोषण कम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या याद रखना आपको कि मान लीजिए ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होगा, ये लाइन याद रखना, अधिशोषण कम होगा, ठीक है ना, इसमें एनर्जी आ जाती है। और देखो इसके विपरीत क्या, यदि माने इसके विपरीत देखेंगे, यदि गैस अणु रासायनिक बंधों से जुड़े हों तो क्या होगा, ताप वृद्धि करने पर क्या होगा, करने पर पहले अधिशोषण में वृद्धि होगी और उसके पश्चात कम होगा। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, यदि वो वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ है
है ना। यहाँ पर ये देखेंगे अधिशोषक वांडर वाल बंद, दो प्रकार के बंद बन गया हमारे पास, है ना। एक है वांडर वाल, ठीक है ना, वांडर वाल। यदि वांडर वाल बल से जुड़ा हुआ है तो सिंपल क्या होगा, ताप वृद्धि करने पर जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका अधिशोषण घटेगा। दूसरा क्या कह रहा है, यदि रासायनिक बंधों के द्वारा, माना कि सपोज क्या है, रासायनिक बंधों द्वारा, रासायनिक बंध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना, रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ताप वृद्धि करने पर क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले तो अधिशोषण में वृद्धि होगी, पहले क्या होगी, वृद्धि होगी, पहले बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कम होने लगेगा। जैसे अधिक ताप बढ़ता चला जाएगा उसके बाद कम होने लगेगा। तो इस प्रकार से रासायनिक बंध क्या होते हैं, जैसे वैद्युत संयोजी बंध हो गया, है ना, सहसंयोजी बंध हो गया, है ना, उप सहसंयोजी बंध हो गया, इनके द्वारा यदि जुड़ा हुआ है तो तब क्या होगा, तब उसमें क्या होगा, पहले ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले तो उनके अधिशोषण बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ताप जैसे मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, अधिशोषण कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव दो चीजों के लिए ध्यान रखना होता है ना, वांडरवाल बल और रासायनिक बल, अलग अलग प्रकार से। देखो अब है हमारे पास अधिशोषण के प्रकार, कितने प्रकार से अधिशोषित हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई अधिशोष्य है ना, सॉरी अधिशोषक है, मान लीजिए अधिशोषक हमारे पास, ठीक है ना, और इस अधिशोषक पर कोई अधिशोष्य आ रहा है ना, तो वो किस प्रकार से जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, अधिशोष्य और अधिशोषक के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर, इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा, एक तो अधिशोष्य है, कौन, जैसे हमारे पास कोई गैस है ना, ये अधिशोष्य, और अधिशोषक के मध्य जो आकर्षण बल लगेंगे, इनके बीच जो कौन से बल लगेंगे, उसके आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है ना, दो प्रकार से, यानी कि अधिशोषण के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार, और प्रकार किसके आधार पर है, उनके मध्य आकर्षण बल के आधार पर। किसके मध्य हुआ बेटा ये आकर्षण बल, किसके मध्य है ये आकर्षण बल, अधिशोष्य उनके मध्य आकर्षण बल के मध्य से, बिल्कुल दो, एक तो अधिशोष्य हो गया और दूसरा अधिशोषक हो गया, एक अधिशोष्य और एक अधिशोषक, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होगा, ठीक है ना, इन बलों के आधार पर, है ना, दो प्रकार से अधिशोषण हो सकता है। एक होगा भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा होगा रासायनिक अधिशोषण, ठीक है ना, रासायनिक अधिशोषण, ये दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना। एक तो क्या होगा, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा होगा रासायनिक अधिशोषण। और इस रासायनिक अधिशोषण को दूसरा नाम दिया जा सकता है, इसका दूसरा नाम भी है रसा अवशोषण या रसोशोषण, रसा अवशोषण हो गया, है ना, अलग अलग पढ़ेंगे तो रसा अवशोषण हो गया और रसो अवशोषण है ना। इसको बोला जाता है कीमो ऑब्जर्वेशन और या केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। तो इसको दो नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये भौतिक अधिशोषण एक प्रकार से, है ना। तो इस भौतिक अधिशोषण, फिर इनके भी अलग अलग पार्ट, जो भौतिक अधिशोषण है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये वाला जो होगा ये अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण। तो पहले हम इसको देखते हैं, भौतिक अधिशोषण को देख लेते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, ये कहता है बेटा देखो कि जब
अधिशोष्य के कण, ये जो अधिशोष्य है इसके जो कण हैं अधिशोषक की सतह पर, ये जो अधिशोषक है इसकी सतह पर भौतिक बलों, जैसे भौतिक बल कौन कौन से हैं, वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि हमारे पास एक अधिशोषक है और ये जो अधिशोष्य है ये क्या कर रहे हैं, जो अधिशोष्य हैं ये अधिशोषक की सतह पर, जो अधिशोषक की जो सतह होगी इस पर जब क्या होगा, भौतिक बल क्या होंगे, वान डेर वाल बल है ना, द्वारा बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसको कहा जाता है भौतिक अधिशोषण। उसको क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण। ठीक है ना, यानी कि इसको कह लेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये एक साथ है बेटा, अलग अलग हो रखा है ना, या फिजियो फिजिसो फिजियो ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एडजॉर्प्शन हो गया, यानी कि भौतिक अधिशोषण हो गया, इसको हम भौतिक अधिशोषण के रूप में कहेंगे। ठीक है, और देखो ये वान डेर वाल बल क्या है, दुर्बल बल होता है। कैसे बल होते हैं बेटे, दुर्बल बल। ये जो गैस होती है, एक गैस दूसरी गैस से जो जुड़ती है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, तो ये दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और दुर्बल बंध होते हैं वान डेर वाल बल। ठीक है ना, वान डेर वाल बल किसको कहा जाता है, ये गैसों के मध्य होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जैसे भौतिक एडजॉर्प्शन में वान डेर वाल बल द्वारा अधिशोषित और अधिशोषक जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कहता है कि ये क्या कह रहा है, अतः इन्हें सरलता से ताप बढ़ाकर या घटाकर हटाया जा सकता है। इनको हटाया जा सकता है, या तो क्या करेंगे, ताप बढ़ाकर, ताप बढ़ा देंगे तभी क्या हो जाएंगे, ये अधिशोष्य हट जाएंगे, किससे, अधिशोषक से। और यदि क्या कर देंगे, ताप घटा देंगे तब भी हट जाएंगे। तो ये है भौतिक अधिशोषण। समझ गए होंगे आप लोग कि जो अधिशोष्य है वो अधिशोषक की सतह पर भौतिक बल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इसको भौतिक क्या बोलेंगे, अधिशोषण कह लेंगे। ये दुर्बल बल होते हैं, इनको हम सरल ताप बढ़ा करके, पूछा जा सकता है बेटा ये, सरल ताप बढ़ा करके भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और ताप बढ़ा करके भी और घटा करके भी, दोनों कंडीशंस में इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो भौतिक अधिशोषण के कुछ लक्षण है। ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण के कुछ लक्षण हैं, और वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें देख लीजिए भौतिक अधिशोषण के लक्षण क्या क्या हैं। पहले है विशिष्टता में कमी। ठीक है ना, विशिष्टता में कमी पहला लक्षण, यानी कि जो भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, कि कोई इसकी विशिष्ट प्रकृति हो, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है ना, और कहता है कि कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। इसने ये नहीं कहा कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस के लिए ये नियम मान्य है, हाइड्रोजन गैस ही किसी अधिशोषक पर जुड़ सकती है। उसने क्या कहा कि ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं। ठीक है ना, कोई भी गैस लेंगे और किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। ठीक है ना, आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिया और हाइड्रोजन गैस को किससे जोड़ा, मान लीजिए हमने Fe लिया, तो Fe पर आपने कहा कि ये तो हाइड्रोजन गैस की सतह पर जुड़ गया, और वो क्या है, उसके बीच कौन सा है, वान डेर वाल। ठीक है ना, वान डेर वाल इसके बल के बीच हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा विशिष्टता में कमी, यानी कि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, या इसको याद कर सकते हैं, विशिष्ट प्रकृति का कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, बस ये लाइन देखो। ठीक है ना, तो पहला लक्षण इसका भौतिक अधिशोषण का क्या है, कि कोई भी गैस क्या हो सकती है, किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा है अधिशोष्य की प्रकृति, यह गैस की प्रकृति। अधिशोष्य क्या होंगे, जो शोषित होने वाले होते हैं, है ना। तो जो शोषित होने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो
सरलता से द्रवित होने वाली गैस है, जो आसानी से द्रवित हो जाती है। जैसे कि आपको कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, जो सरलता से क्या हो रहे हो, द्रवित हो रहे हो, सरलता से द्रवित होने वाली गैस है। ठीक है ना, अधिशोषक की सतह पर शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती है। ये पॉइंट है इसका। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई अधिशोषक हमारे पास है, अधिशोषक मतलब पदार्थ, मान लीजिए कांच है। कांच क्या है, एक अधिशोषक। क्या है, अधिशोषक। क्या है बेटा, ये अधिशोषक। ठीक है ना, कांच क्या है, एक अधिशोषक। और जो द्रवित होने वाली गैस, जैसे मान लीजिए हमने सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया लिया, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, या कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ठीक है ना, तो ये कहता है कि क्या होगा, इसकी सतह पर शीघ्रता से क्या होंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ये जल्दी अधिशोषित होंगे इसकी सतह पर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको कि जो गैसें क्या होंगी, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें होंगी, वो क्या होंगी, अधिशोषक की सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाती है। ठीक है ना, आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ठीक है बेटा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक तो पहला वाला पॉइंट हो गया कि कोई भी गैस क्या हो सकती है, किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। दूसरा है कि जो द्रवित होने वाली गैसें हैं, जैसे ये एग्जांपल ले लिया, ये क्या होती हैं, अधिशोषक की सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाती है। ठीक है ना, ये शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसमें, ये कहता है कि जबकि साधारण गैसें जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये कम क्या होती है, ये कम अधिशोषित होती है। ठीक है ना, जो द्रवित होने वाली गैस वो क्या होती है, शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती है। लेकिन जो साधारण गैसें जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होती है, कम अधिशोषित होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें, ये कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिशोषण क्षमता नाइट्रोजन की तुलना में अधिक है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड अधिक अधिशोषित होता है, और जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, कम अधिशोषित होता है। वो क्या होता है, कम अधिशोषित होता है। तो ये कहता है, होता है, इसका कारण बता रहा है कि देखो, गैसों का क्रांतिक ताप बढ़ाने से इनकी अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। जो गैसें हैं, ठीक है ना, ये तो द्रवित होने वाली गैसें हैं। ठीक है ना, ये देखो, गैसों का क्रांतिक ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। ठीक है ना, शीघ्रता से द्रवित होने वाली, देखो जो शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैसें या जल में शीघ्रता से घुलने वाली गैसें जल्दी अधिशोषित होंगी। क्या होंगी, जल्दी अधिशोषित होंगी। क्रांतिक ताप का संबंध अंतरा अणुक आकर्षण बल से होता है। ठीक है ना, यदि हम देखेंगे जो साधारण गैसें हैं, तो यदि गैस, जो साधारण गैस जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या होगा कि जब क्रांतिक ताप बढ़ाएंगे तो उनकी अधिशोषण क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना, लेकिन ये कहता है कि जो शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैसें, जैसे हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है ना, हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, जो शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैस है, जल से घुल जाएंगी, जल में क्या होंगी, आसानी से घुल जाएंगी। ठीक है ना, जल में घुल जाएंगी। तो ये कहता है कि जल्दी से अधिशोषित होंगी, और जल में घुलने का मतलब ये क्या होंगी, अधिशोषित होने की प्रवृत्ति भी इनकी जल्दी होगी, और उसका कारण है उनके बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास ये पॉइंट हो गया बेटा। नेक्स्ट यदि हम आगे चलते हैं, अधिशोषक की प्रकृति। जो अधिशोषक है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल, दो चीजें हैं। एक तो अधिशोषक की प्रकृति है,
ये क्या पढ़ रहे हैं हम? अधिशोषण के प्रकार भी पढ़ रहे हैं। और अधिशोषण के प्रकार में जो हमने पहला पढ़ा था भौतिक अधिशोषण, उस भौतिक अधिशोषण के हम क्या पढ़ रहे हैं? गुण पढ़ रहे हैं। उसके क्या पढ़ रहे हैं? लक्षण पढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं उनके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में ये लक्षण हो गए। कौन कौन से लक्षण हुआ? एक तो विशिष्टता में कमी हो गई, दूसरा अधिशोष्य की प्रकृति और गैस की प्रकृति, और तीसरा यदि हम देखेंगे अधिशोषक की प्रकृति या पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना? यहाँ देखो बेटा, अब ये अधिशोषक कह रहे हैं, देखो, समान ताप पर समान गैस, मान लीजिए हमने समान ताप लिया और समान गैस में हाइड्रोजन ले लिया। समान ताप माने 25 डिग्री, है ना? और भिन्न भिन्न ठोस, एक हमने कांच ले लिया, एक लोहा लिया, एक कोई और ले लिया। ये तो कह रहा है, देखो समान ताप लिया 25 डिग्री सेल्सियस लिया हमने, समान गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, और भिन्न भिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा अधिशोषित होती है। ये कहते हैं देखो समान ताप है, समान गैस है, लेकिन अलग अलग जो क्या होंगे हमारे पास ठोस होंगे, उन पर जो हाइड्रोजन की मात्रा अधिशोषित होगी वो भिन्न भिन्न होगी। इसमें अलग मात्रा होगी, इसमें अलग मात्रा होगी। समझ में आया? समान ताप है, समान गैस है, लेकिन भिन्न भिन्न ठोस है। कांच लिया हमने, लोहा लिया, है ना? तो इनमें जो हाइड्रोजन की मात्रा होगी वो भिन्न भिन्न होगी, अधिशोषित होगी। ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? अधिशोषण की देखो, ये कहता है अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट हमारे ये है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि अधिशोषण जो है अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका नेचर कैसा है। देखो कांच में कुछ अलग मात्रा होगा और लोहे में अलग मात्रा होगा, क्योंकि कांच की प्रकृति अलग है और लोहे की प्रकृति अलग है, तो उसमें अधिशोषण भी अलग अलग प्रकार से होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये मेन लाइन ये होगी, अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कांच है, लोहा है, अलग अलग होने पर भी इनकी मात्राएं अलग अलग होती है ना? नेक्स्ट बेटा देखो, कठोर तथा रंध्रहीन, जिसमें जो है रंध्र न हो। रंध्र का मतलब छोटे छोटे छेद न हो। मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई ठोस लिया और उसमें क्या है, रंध्रहीन है, उसमें छेद नहीं है। ठीक है ना? कठोर भी है और रंध्रहीन है। पदार्थों की जो अपेक्षा जो है रंध्र युक्त तथा बारीक चूर्ण के रूप में ठोस पदार्थ जैसे चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, है ना, रेने निकिल हो गया, में अधिशोषण अधिक होता है। इनमें क्या होगा? अधिक होगा। मान लीजिए हमने एक ठोस लिया, ये सिंपल ठोस हमारे पास, है ना, और दूसरा हमने एक चूर्ण लिया, तो इनमें अधिशोषण किसमें ज्यादा होगा? इस नियम के अनुसार एक ठोस है और एक चूर्ण है, इनमें अधिशोषण किसमें ज्यादा होगा बेटा? सर चूर्ण वाले में। बिल्कुल, ठीक है ना? यही तो कह रहा हो कि देखो जो क्या होंगे, एक तो चूर्ण वाले होंगे, ठीक है ना, जैसे माना बारीक चूर्ण है, ठोस रूप में पदार्थ जैसे चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, रेनी निकेल हो गया, इनमें अधिक अधिशोषण होता है। इसमें अधिशोषण किसमें अधिक होता है? चूर्ण वाले में। यदि हम इस ठोस की जगह क्या ले लें, एक छिद्र युक्त ठोस ले लें जिसमें छिद्र बने हों, तो इसमें क्या होगा? अधिशोषण ज्यादा होगा। ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि अधिशोषण किसमें अधिक होगा? जिनमें छिद्र होंगे, या फिर क्या होगा, जिनमें जो क्या होंगे, बारीक चूर्ण के रूप में होंगे, उनमें अधिक अधिशोषण होगा। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है कि जो हमारे पास कठोर और रंध्रहीन है, उनकी तुलना में जो क्या होंगे, रंध्र युक्त होंगे और बारीक चूर्ण होगा, उनमें अधिशोषण ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है बेटा, इसमें ये कहता है रंध्र युक्त, देखो रंध्र युक्त या बारीक चूर्ण के रूप में
होने वाले ठोस होने पर, यदि माना हमने क्या लिया, बारीक चूर्ण लिया, होने पर ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यदि हम चूर्ण लेते हैं तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हम एक ये लेते हैं, सपोज इतना बड़ा हमने कोई ये लिया, पीस लिया किसी चीज का, और यदि हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कारण क्या होगा, अभी हम इसको देखेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर यहाँ से 5 ये है और 5 ये भी है, 5 ये, तो यदि हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर हो गया और 5 सेंटीमीटर। पृष्ठ देखेंगे, टोटल पृष्ठ कितना एरिया पे फैला हुआ, क्षेत्रफल नहीं देख रहे हैं, वैसे देख रहे हैं, पृष्ठ देख रहे हैं, है ना, 5 10 15 20, जनरल वे में 20, ऐसा नहीं निकलता वैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन जनरल वे में देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब यदि हम क्या करें, वैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा नहीं निकलता, ध्यान रखना, ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जनरल देख रहे हैं। अब हम इसका टुकड़ा बनाते हैं, देखो, एक टुकड़ा यहाँ से तोड़ा यूं और ऐसे बनाया, देखो ऐसे करके बनाया, तो देखो इसमें क्या हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया, 2.5 ये हो गया और 2.5 ये हो जाएगा और 2.5 ये हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, देखो 4 पार्ट हो गए। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये देखो 2.5 ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये 2.5 ये बढ़ जाएगा, मान लीजिए हम 2.5 मानते हैं इसको, है ना। चलो 2.5 ये बढ़ गया और 2.5, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो होगा ही होगा बाहर वाला, लेकिन ये भी बढ़ेगा, ये वाला क्षेत्र बढ़ेगा, ये, है ना, मान लीजिए 2.5 ये बढ़ा और 2.5 ये बढ़ा, 5 ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 2.5 ये बढ़ेगा और 2.5 ये बढ़ेगा, तो 5 और 5 10, यानी कि 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यदि साधारण तौर पर देखेंगे, साधारण तौर पर एक जनरल भाषा में देखेंगे तो पहले क्या है, वैसे ऐसा नहीं निकलता इसका क्षेत्रफल, है ना। तो हम यदि देखेंगे तो साधारण भाषा में पहले 20 सेंटीमीटर था और जब हमने 4 पीस किए इसके तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई ठोस पदार्थ होता है, उसकी तुलना में जो चूर्ण होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाता है। सिंपल, जैसे आप लोगों ने टॉफी को देख लो, ये टॉफी है ना, तो टॉफी ऐसे होती है ना, जब हम उसको मुंह में रखते हैं उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तोड़ेंगे नहीं तो वो क्या होगा, देर तक पिघलेगी, लेकिन जब हम उसको तोड़ देते हैं, मुंह के अंदर छोटे छोटे पीस में टूट जाता है, तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और क्षेत्रफल बढ़ जाने से जल्दी घुल जाती है मुंह के अंदर, ठीक है ना। टॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये कहता है कि जो हमारे पास बारीक चूर्ण होगा, है ना, उस ठोस का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जब हम किसी को चूर्ण के रूप में लेते हैं उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, गैस मास्क में चारकोल का महीन चूर्ण या पाउडर प्रयोग किया जाता है। जो गैस मास्क होते हैं, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में है, मास्क बनाए जाते हैं और उन मास्क में क्या होता है, चारकोल का महीन चूर्ण भरा जाता है मास्क के अंदर। जो हम मास्क प्रयोग करते हैं, उस मास्क के अंदर क्या करते हैं, चारकोल का बारीक चूर्ण भरा जाता है, यानी कि जब वो सांस ले रहे होंगे तो जो उसमें गैसें, जहरीली गैसें हैं, वो चारकोल के द्वारा क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, अवशोषित नहीं, अधिशोषित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, ये भी है, जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, पहले है अधिशोषण, अधिशोषण अधिशोषक की पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा क्या होगा, इसमें जो रंध्र युक्त होंगे या क्या होंगे, बारीक चूर्ण होगा, तो चूर्ण वाले जो क्या होंगे, ठोस होंगे, उनमें क्या होगा, अधिशोषण अधिक होगा। यहाँ पर भी क्या है, जिनका पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा तो अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होगी। पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी उनमें, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो गया बेटा हमारे पास अधिशोषण की प्रकृति। कुछ और भी हैं, ठीक है ना, मैंने उनको किया नहीं था, ठीक है।
कॉपी नहीं कर पाया वहां। ये तो हो गया कौन कौन से कितने प्रकार के। अभी और आगे देखते हैं, और भी हैं इसमें। देखो अधिशोषण ये तो हो गया हमारे पास एक पॉइंट और है बेटा इसमें कि विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता बारीक चूर्ण के रूप में निम्न प्रकार से हो सकती है। जैसे अलग अलग धातुएं दे रखी उन्होंने, और उन धातुओं में अधिशोषण की जो क्षमता है वो इस प्रकार से दे रखी है। जैसे पीडी है, बारीक चूर्ण है, हमने बारीक चूर्ण बना रखे है ना, और बारीक चूर्ण में उनकी क्षमताएं भी अलग अलग दे रखी है, ठीक है ना। जो विभिन्न धातुएं हैं, जैसे हमने लिया पीडी, पीडी को क्या बोलते हैं बेटा? पैलेडियम। पैलेडियम। इनको प्लेटिनम, एयू सोना सर, सोना, और एनआई निकिल। निकिल, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, ठीक है, विभिन्न धातुएं हैं, और इनकी अधिशोषण क्षमता जो है क्या होगी, बारीक चूर्ण के रूप में किस प्रकार से होगी। इनमें हमने बारीक चूर्ण बनाए, इसका पाउडर बना रखा है, 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 तीनों का, ठीक है ना। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें अधिशोषण का जो कर्म होगा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पीडी का जो पैलेडियम है इज ग्रेटर देन पीडी, यानी कि पैलेडियम में सबसे ज्यादा अधिशोषण होगा, उसके बाद प्लेटिनम में होगा, और प्लेटिनम से ज्यादा किस में होगा, एयू से ज्यादा प्लेटिनम, प्लेटिनम इज ग्रेटर देन एयू, और इस सबसे कम किस में होगा, निकल। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखा था इन्होंने, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, पूछ सकते हैं कहीं पे एग्जांपल के रूप में, ठीक है ना। ये कोलाइडी फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये कहता है कि एक है अधिशोषक के प्रति, जो है जो हमारे पास अधिशोषक होगा, अधिशोषक के प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रति ग्राम है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। जो अधिशोषक के प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है ना, कोई ही हम क्या कह सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्रफल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ये प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल को, अधिशोषक का जो प्रति ग्राम पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसको कहा जा सकता है विशिष्ट क्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसको, विशिष्ट क्षेत्रफल। ये हो गया विशिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अधिशोषण क्या होगा, यदि हम इसमें अधिशोषण देखेंगे तो अधिशोषण हमेशा ध्यान रखना, अधिशोषण क्या होगा, अधिशोषण के लिए उन्होंने कहा कि अधिशोषण जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल के, ठीक है ना। जो अधिशोषण क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, यानी कि जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा अधिशोषण उतना अधिक होगा। तो ये नियम उन्होंने एक और दिया अधिशोषण के लिए, ठीक है ना। तो ये था बेटा किसका, जो हमारे पास थे अधिशोषक की प्रकृति और पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बताया हमें, ये है अधिशोषण की इंथैल्पी, अधिशोषण की इंथैल्पी, अधिशोषण की इंथैल्पी, ठीक है ना। जो एंथैल्पी होगी, इंथैल्पी जानते हैं आप लोग, इंथैल्पी से सर मतलब एक तरह की एनर्जी। बिल्कुल, ये इंथैल्पी जो है अंग्रेजी टर्म्स है बेटा इसका, और यहाँ पर इंथैल्पी का मतलब हो गया ऊर्जा से,
ठीक है ना, ऊर्जा से है, एक प्रकार की ऊर्जा हो गई, है ना, ये ऊर्जा हो गई एंथैल्पी। और ये कहता है कि अवशोषण की एंथैल्पी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जब अवशोषण हो रहा होगा तो ऊर्जा गेन हो रही होगी, निकल रही होगी, ठीक है ना, इस प्रकार की ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया होगी या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। तो ये कहता है कि जो भौतिक अधिशोषण है, ये क्या है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम। कौन सा वाला, जो हमारे पास क्या होगा, जो भौतिक अधिशोषण है। मान लीजिए हमने क्या किया, भौतिक अधिशोषण करवाया, ये मान लीजिए हमारे पास भौतिक अधिशोषण, तो ये कैसा प्रक्रम है, ये कहता है ये ऊष्मा छेपी प्रक्रम। कैसा है, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी जानते हैं आप लोग, ये क्या है। यस सर। हाँ, ये बताएगा क्या नाम उसका, रुक जा बेटे, सौरभ बताएगा ऊष्मा छेपी प्रक्रम क्या होता है। सर जिसमें जिसमें ऊर्जा निकल रही होगी। ठीक है ना, मान लीजिए सही कहा उसने कि ऊष्मा छेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटे, जैसे माने ए और बी आपस में मिले, एक पदार्थ ए था और बी पदार्थ है, तो जैसे ये मिलते हैं, मिलने के बाद इन्होंने ए बी बनाया, तो ए बी जैसे बन गया, उसमें यदि कुछ ऊर्जा निकल रही, इनके जुड़ने पर कुछ ऊर्जा निकल रही हो, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, है ना। तो इस प्रक्रम में क्या होगा, इस प्रकार का जो अधिशोषण होगा, अधिशोषण का मतलब क्या हुआ कि जब कोई गैस क्या होगी, किसी ठोस की सतह पर जुड़ रही होगी। मान लीजिए हमने क्या किया, ये ठोस लिया और ये है अधिशोषक, और हमने अधिशोष्य लिया, देखो अधिशोष्य है, ये अधिशोष्य है, तो ये जैसे अधिशोष्य इसके सतह पर जुड़ेंगे, इसमें क्या हो रहा होगा, ऊष्मा निकल रही होगी, इसमें ऊष्मा क्या हो रही होगी, निकल रही होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम, ठीक है ना। परंतु क्या कह रहे हैं, परंतु एंथैल्पी का मान अत्यधिक कम, यानी कितना हो सकता है, इसमें एंथैल्पी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही हो। जैसे हमने कभी देखा है आपको कि हमने एक टेस्ट ट्यूब को लिया था और उसमें कुछ पदार्थ डाले थे, तो कुछ देर में टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई थी, ये हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, जैसे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फ्लक्स डाला था, तो ये हमने देखा है कुछ टाइम बाद ये गर्म हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, इतना गर्म नहीं होगा, कहीं आपने सोचा कि जैसे कुछ कण इससे जुड़ रहे हैं तो गर्म हो जाएगा, इसकी क्या होगी, ये 20 से लेकर के 40 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी, है ना, 20 से लेकर के और 40, ज्यादा नहीं निकलेगी, बहुत कम मात्रा में, है ना, और किलो जूल पर मोल निकलेगी, मोल इनवर्स, इतनी कम ऊर्जा निकलेगी। अधिशोषण, यदि हम भौतिक अधिशोषण में देखेंगे तो कैसा है, ऊष्मा छेपी प्रक्रम, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि जो ऊष्मा निकलेगी वो बहुत कम मात्रा में निकलेगी, भले क्या होगा, कैसा है, ऊष्मा छेपी, ठीक है ना। तो ये है एंथैल्पी, है ना, अवशोषण एंथैल्पी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई गैस जो है किसी ठोस से जुड़ती है तो उससे क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये है उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय प्रकृति, ठीक है ना। उत्कर्मणीय प्रकृति क्या होगी, सर वह अभिक्रियाएं जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये इनकी जो भौतिक अधिशोषण है, जो क्या है बेटा, भौतिक अधिशोषण है, माना ये भौतिक अधिशोषण है, ये उत्कर्मणीय प्रकृति का है। उत्कर्मणीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, जो दोनों डायरेक्शन, यानी कि क्या होगा, जैसे हमने गैस, ये देखो ठोस था, ठोस हमारे पास जानते हैं आप लोग, ठोस क्या होता है, अधिशोषक होता है, यहाँ पर क्या है, अधिशोषक, यहाँ पर गैस प्लस हमने क्या लिया, गैस लिया, गैस क्या है, अधिशोष्य, ये क्या बनना, अधिशोष्य, ठीक हो गया। ये दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं, ये पहले जुड़ जाते हैं, पहले क्या होंगे, जुड़ेंगे तो ये क्या बना देंगे, ठोस गैस बना देंगे, क्या बना देंगे, गैस ऑब्लिक ठोस,
और इसमें क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। इन्होंने आपस में बंध बना दी, ये बंध बन गए, अलग अलग नहीं बल्कि क्या हो गए, बंध बन गए, और इन्होंने क्या किया, उष्मा या ऊर्जा निकल दी। लेकिन क्या हुआ, हमने इसमें ऊर्जा निकली, जैसे हमने इसको ऊर्जा दी, ये फिर क्या बना दी इसने, ठोस और गैस अलग अलग। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये कैसी है, बहुत ही अधिशोषण क्या है, उत्क्रमणीय प्रकृति का है। कैसे प्रकृति का है, उत्क्रमणीय। इन दोनों को मिला दोगे, जैसे हमने ठोस लिया और उसमें गैस उसकी सतह पर आया तो उसमें ऊर्जा निकल गई। अब हमने क्या किया, उनको ऊर्जा दी, जो चिपका हुआ था यहाँ से, मान लें चिपकना कह रहे हैं हम उसको, या अधिशोषित हो रखा जो, जैसे हमने इसको ऊर्जा दी तो ये फिर क्या हो गया, अलग हो गया, ये बाहर निकल गया। ठीक है ना। इस प्रकार से ये कैसी अभिक्रिया है, कैसा प्रकृति वाला है, ये है उत्क्रमणीय प्रकृति का। ठीक है ना। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण है उत्क्रमणीय प्रकृति का है। कैसे प्रकृति का है, उत्क्रमणीय प्रकृति। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है इसमें ताप का प्रभाव। यदि हम इसमें देखेंगे ताप का प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो ताप का प्रभाव होगा, ताप का प्रभाव थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लग गया होगा, ताप का क्या प्रभाव होगा, क्या होना चाहिए बेटा। सर जैसे ही ताप बढ़ेगा तो वो अधिशोषण घट जाएगा। अधिशोषण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे बेटा, ताप का संबंध होता है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो पहले हम देखेंगे जो भौतिक अधिशोषण कैसा है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये हमें पता लगा, ये तो हमें जानकारी है कि कैसा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। यानी कि जैसे क्या होगा, कोई ठोस किसी गैस की कोई गैस है किसी ठोस की सतह पर आती है तो उस जुड़ जाती है, तो उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, इतना हमें पता है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जब इसमें ऊष्मा निकल रही, तो जब हम इसे ताप देंगे तो इनमें क्या होगा, अधिशोषण घट जाएगा। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, इस ताप को कहीं उपयोग में लाएंगे तो ये क्या होगा, ये जुड़ता चला जाएगा, है ना। ये क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। यहाँ ला-सातेली का नियम भी लगता है। ठीक है ना, ला-सातेली का नियम, जैसे हम ये ऊष्मा है, इसको कहीं और जगह खर्च करेंगे तो यहाँ ठोस गैस क्या हो रहा है, चिपक रहे हैं, ठोस ओब्लिक गैस, ये आपस में क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं या अधिशोषित हो रहे हैं। लेकिन एक सीमा के बाद जब हम इस ऊष्मा को हम निकाल दे रहेंगे बाहर, है ना, ये चिपकते जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद वो स्थिति क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तभी चिपकना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जगह नहीं, सीमांत तक जिसको हमने कहा था। ठीक है ना। तो उस पोजीशन में आएगा तब ये क्या नहीं होगा, जुड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच अधिशोषित होते चले जाएंगे। ठीक है ना, और ऊष्मा निकलती रहेगी। तो ताप का प्रभाव, यदि हमने ताप इसको दे दिया तो ये क्या हो जाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या होगा, अधिशोषण घटेगा। तो यहाँ क्या लिखेगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण घटेगा, अधिशोषण घटेगा, क्योंकि ऊष्मा से। और ताप घटाने पर, यहां पर हम लिखेंगे एक सीमा तक अधिशोषण बढ़ेगा, एक लिमिट तक। ठीक है ना, एक सीमा तक क्या होगा, अधिशोषण क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से लगेगा। तो ये है बेटा हमारे पास कौन कौन वाले हो गए, ये तो हो गए अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण हमने पढ़ा, तो भौतिक अधिशोषण में के लक्षण कौन कौन से थे, कौन कौन से लक्षण थे बेटा इसके। एक तो विशिष्टता में कमी, पहला लक्षण था, ये विशिष्ट चीजों के लिए मिक्स नहीं होता, नंबर 1। दूसरा था इसमें अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य जो गैस हुआ करती थी। तीसरा था इसमें किसकी प्रकृति थी बेटा, अधिशोषक की प्रकृति। पहले क्या था, विशिष्टता में कमी होती है,
दूसरा अधिशोषक की प्रकृति था, अधिशोषक की प्रकृति था, इसमें प्रकृति के साथ क्षेत्रफल भी था। चौथा नंबर था इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी। 5वें नंबर था उत्क्रमणीय प्रकृति और छठा नंबर था ताप का प्रभाव। ये 6 लक्षण थे इसके, ठीक है ना। इन 6 लक्षणों को याद रखना आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट है इसमें वो है रासायनिक अधिशोषण। तो दूसरा जो अधिशोषण है वो है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या होगा, ये रासायनिक बंधों पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसको हम दूसरा कहा जा सकता है रसोवशोषण। ये नाम लिखना थोड़ा बोलना भी कठिन हो रहा है मेरे लिए, ठीक है ना। रसोअवशोषण, ठीक है ना। रस अवशोषण है ना। रस अवशोषण यानी कि रासायनिक अवशोषण इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसका हम कर